हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन में। आज हमारे साथ हैं कंचन सेठ मैम। उनकी बुक फर्टल कुहेस रिसेंटली पब्लिश हुई है हमारे पब्लिकेशन के साथ। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम कंचन कंठ है। मैं जी मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं मुंबई में रहती हूँ। तो ये मैं बहुत बहुत किताब राइटिंग पब्लिकेशन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम जैसे नए लोगों को, लेखकों को अपनी बुक पब्लिश करने का मौका दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हर बात समझाई कि कैसे क्या करना होगा। और मेरी भाषा भी अलग थी। मैंने बिहार की अपनी भाषा जो मैथिली है उसमें ही अपनी पोथी, पहली पुस्तक जो है ये फाटल कुहेस। ये फाटल कुहेस एक्चुअली है, जिसका मतलब है कि छटका हुआ धुंध, धुंधलका जो है वो छट के सूरज की रोशनी निकल रही है। ये किताब मैंने अभी पब्लिश करवाई है जी। जी मैम। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी बुक का टाइटल बहुत ही यूनिक है, जैसे कि आपने बताया कि इसका मतलब है धुंध का छटना। तो इसको थोड़ा सा जी और एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी ऑडियंस को, उनको और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इस बुक में। जी। पहले तो मैं बता दूं कि बिहार में मैं मिथिला क्षेत्र से आती हूँ, तो सबको मिथिला के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। माँ सीता हमारी जग जननी वहां से है। जी भगवान राम को भी हम गाली देते हैं क्योंकि हम उनकी सालियां होती हैं। तो हमारा ये गौरवशाली अतीत रहा है। उसके बाद भी आप ले लीजिए, आज बिहार दिवस है तो उसकी भी शुभकामनाएं मैं सबको देती हूँ। आज ही बिहार अलग हुआ था बंगाल से, तो ये मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है इस तरह से भी कि आज हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं। जी मैम। तो बिहार, जी, बिहार का गौरवशाली अतीत है, उसमें कोई शक नहीं है, दो मत नहीं है। पहला जनतंत्र जो दुनिया को दिया, जहां से ये प्रजातंत्र फैला, वो वैशाली बिहार से है। चंद्रगुप्त की बात करें या चाणक्य की करें, आर्यभट्ट की करें या तक्ष नालंदा की करें, जी मैम। तो हमारा एक गौरवशाली अतीत रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, आजादी के बाद कहे भाग्य दुर्भाग्य जो भी है, तो बिहार सब शिक्षा में और उद्योग धंधों में पिछड़ता चला गया। उसके सारे उद्योग धंधे जो वहाँ के नेचुरल से गन्ने की खेती वगैरह से जुड़े थे, चीनी मिल, पेपर मिल जो भी, तो सब बंद होते गए और हमारा समाज जो है वो पलायनवादी होता गया। वहाँ के साथ शिक्षा भी बंद और रोजगार भी बंद। जी तो फिर करते क्या? तो जब वहां से पलायन होने लगा तो समाज में गरीबी, पिछड़ापन आता गया। और उसमें महिलाओं की स्थिति जो है, जब तक परिवार समृद्ध है तो महिलाएं तो भी ठीक स्थिति में थी, लेकिन जब परिवार पलायन के शिकार हुए, गरीबी से जूझने लगे, तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। खासकर अशिक्षा का उनमें प्रसार हो गया। लोगों ने बेटों को तो किसी तरह पढ़ाया, बेटियों के लिए घर तक सीमित कर दिया उनको। फिर भी महिलाएं जो हैं पीछे रही नहीं। उनमें जो अपनी क्षमता थी उसको उन्होंने चित्रकला के माध्यम से दिखाया। किसी ने सिक्की मोनी, सिक्की हमारे यहाँ बुनते हैं, बर्तन बनते हैं, ओके मैम। पहले बनते थे, अभी प्लास्टिक के बनाने लगे जी। हम्म। तो इस तरह की चीजें कर करके भी उन्होंने अपनी जो है प्रभुता कायम रखी, अपनों को, अपने बच्चों को सिखाया। माँ ने अपनी बेटियों को सिखाया कि तुम खाली तो बैठो नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो और जरूरत पड़े तो वो उनका आर्थिक आधार भी बने। तो इसीलिए मैंने ये नाम दिया कि फाटल कुहेस। हमारा गौरवशाली अतीत था और वर्तमान जो भी है उससे हमें आगे निकल के एक समृद्ध भविष्य की ओर जाना है। जी तो मैम। मेरी कहानियों में यही छोटे मोटे, छोटी छोटी कहानियां हैं जिनमें मैंने इस तरह का संदेश देने की कोशिश की। ऑल राइट मैम। तो मैम आपने लिखने की शुरुआत किस एज से कर दी थी? ऐसे कहूँ तो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल था। मेरे पिता खुद इंग्लिश के एचओडी थे वहाँ बिहार में ही, और उन्होंने बाद में लेखन में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, इग्नाइटेड माइंड्स के अनुवाद के लिए। ओके। जी।
एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स को उन्होंने मैथिली में अनुवाद किया, प्रज्वलित प्रज्ञा नाम से। तो उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला, और इसलिए हमारे, चूंकि मेरे पापा पत्रकार भी थे, समाज सेवी भी थे, वो भी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था, तो वहां भी उन्होंने काफी कुछ काज किया। तो हमारे यहाँ बराबर बहुत सारी पत्रिकाएं आती रहती थी, बहुत सारे लोग आते थे पापा से मिलने के लिए, उनके साथ उनकी साहित्य पे सब विषयों पे चर्चा होती थी। तो वो सब सुनना गुनना थोड़ा, और वो जहाँ फारबिसगंज में जहाँ से हूँ, वो परीश्वर नाथ रेणु जी का घर है समझिए, वहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। तो ये वहाँ की मिट्टी में कुछ है जो हम, और बचपन से भी हम स्कूल कॉलेज में, हम भाई बहन स्कूल कॉलेज में कुछ कविताएं वगैरह करते रहे। तो लिखना, और सीरियसली लिखना जो बोलेंगे, तो ये मुझे फेसबुक से मैंने शुरू किया, इससे पहले मैंने शुरू नहीं किया था। तो पापा बोलते थे रिटायर हो जाओगी तो करोगी क्या, ये मैं सब जगह बोलती हूँ। तो मैं उनसे एक बार लड़ पड़ी कि आपने पढ़ते पढ़ते मैं शादी कर दी, अभी बोल रहे हो रिटायर होगे, तो कौन सी नौकरी कर रही हूँ कि रिटायर हो जाऊंगी। नहीं नहीं, अभी तुम लोग बिजी हो, बच्चे बड़े होंगे फिर क्या करोगी, खाली बैठना, जब समय मिलेगा तो क्या करोगी, तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो। फिर संयोगवश मुझे 2012 में आदरणीय शेफालिका वर्मा, हिंदी और मैथिली की बहुत बड़ी रचनाकार हैं, साहित्य अकादमी विनर भी हैं, उन्हें मैथिली की महादेवी भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा मैथिली में उनको कहा जाता है। तो उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ। उन्होंने भी कहा कि क्यों नहीं लिख सकती, तो आपके पापा तो इतना अच्छा लिखते हैं, और मेरी छोटी बहन शिक्षिका है और वो पहले से लेखन क्षेत्र में है, तो उनसे वो मिल चुकी थी, तो छोटी बहन भी लिखती है, आप भी शुरू करो। तो ये सब प्रेरणाएं जो है मिलती रही, कुछ कुछ मन में विचार आते रहे, लेकिन जब फेसबुक पे लिखना शुरू किया और लोगों ने सराहा, तो हिम्मत मिली लिखने की। ओके मैम। तो मैम, क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहली बार किस बारे में लिखा था? जी, पहली बार, चूंकि गृहिणी हूँ, घर में बहुत सारे रिश्ते नाते संभालती हूँ, तो एक मैंने छोटी सी एक लघु कथा कहिए लिखी थी, ऐसे ही एक समूह पे मैथिली में ही लिखी थी, उसका हिंदी भी अनुवाद किया है, चुलबुली ननदिया करके। वो पहला था। और जी, ये एक, आप सुनना चाहेंगे, क्योंकि लघु कथा है, 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं होगी। जी जी बिल्कुल मैम। जी जी। तो ये एक लड़की है जो गांव, मतलब वो गांव तो नहीं कहेंगे, अच्छे भले परिवार की है। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है, और लड़कियों को सारी शिक्षा देने की कोशिश की जाती है, संगीत हो चाहे कुछ भी हो, जैसे पेंटिंग है ये वो, माएँ सिखा देती है, वो ज्यादा अलग कोर्स नहीं करनी पड़ती। तो लड़की जेएनयू में पढ़ने जाती है, वहां जाती है, तो बिहार का बहुत कोएड नहीं है, अब तो है, पहले नहीं था, और बहुत एक ये कल्चरल माहौल है, लड़के लड़कियों का मिलना नहीं। तो वो जेएनयू में पढ़ने जाती है, वहां उसे बहुत दुख लगता है कि बिहार से बहुत सारे छात्र आ रहे हैं, जिनके माता पिता ने बहुत मुश्किल से पढ़ने के लिए बहुत जोड़ तोड़ करके उनको यहाँ भेजा है, पर वो बच्चे अपने राह से भटक गए। कोएड का माहौल या खुलापन देख करके वो लेक्चर बंद करके सिनेमा देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सबको समझाती रहती है। लोग उसको बोर भी बोलते हैं, क्या दादी अम्मा बनी हो, तुम भी चलो हमारे साथ। पर उसको था कि नहीं, मुझे यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद तो जिंदगी पड़ी है इन सब चीजों के लिए। तो वो बहुत लोगों को समझाती थी। ऐसे ही में एक लड़का था जिसके बारे में उसे पता था कि वो बहुत गरीब घर का लड़का है, उसका दोस्त भी था, उसे भी समझाती थी कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, 2-3 साल तुम अच्छे से निकालो, उसके बाद तो जिंदगी तुम्हारी है। पर उसने सुना नहीं, वो किसी हरियाणवी पंजाबी लड़की से उसका इश्क हो गया। तो वो लड़की, वो उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ पंजाबी कविता कभी कुछ सुना देता था। तो ये लड़की इसके पास आई कि तुम तो उसके गांव की हो, तो तुम ऐसा करो कि मुझे भी कुछ मैथिली जो तुम्हारी भाषा है उसकी कुछ चीजें सिखा दो, ताकि मैं उसको बोलूं तो वो भी मुझसे इम्प्रेस होगा। वो मेरे लिए बहुत एफर्ट लेता है। बोली ठीक है, आ जाओ तुम, मैं सिखा देती हूँ। उसने उसको एक पैरा लिख के दिया, बोला इसको तुम अच्छे से याद कर लो, और जब याद करने
के बाद तुम बोल पाओ अच्छे से तभी उससे मिलना, उससे पहले विकास जी से मिलने की जरूरत नहीं है। तो ये गई, इसने बकायदा, वो लैंग्वेज भी अलग है, देवनागरी में लिखा हुआ है, पर टोन भी है सारा कुछ। 4-5 दिन ये मिली नहीं उस लड़के से, विकास से। नेक्स्ट टाइम में वो खोजता फिर कि कहाँ गई कहाँ गई। तो 5वें दिन जब मिली तो बोला, अरे तुम कहाँ थी वहां, अभी तक मिली नहीं मुझे, कहाँ रह गई, बीमार तो नहीं थी। और इसने वो सारा जो पढ़ा था उसके सामने बक दिया, और वो हक्का बक्का रह गया। इस लड़की ने सारी गालियां उसे सिखा दी। तो उस दिन वो विकास को समझ आया कि ये मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, ये सब होता रहेगा। ये एक छोटी सी मतलब मेरी लघु कथा थी पहले। जी मैम, तो मैम क्या ये स्टोरी किसी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड थी? हाँ, कह सकते हैं। ओके मैम। जी, तो मैम अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो वो 3 लोग कौन होंगे? 3 लोग में सबसे पहले मैं अपने पापा डॉक्टर नित्यानंद दास, अब तो नहीं है वो, उनका नाम लेना चाहूंगी। उसके बाद मेरी सासू माँ भी हैं, है नहीं, वो भी स्वर्गीय हो गई, श्रीमती गिरजा देवी। वो बहुत ही उद्यमी महिला थी। मतलब मेरे पति सिंगल चाइल्ड है और काफी यंग एज था इनका, 12th भी नहीं किया था तो मेरे ससुर जी का डेथ हो गया। और उस समय से आज तक उन्होंने मेरे पति को कि एक अकेली औरत ने बहुत ही कम क्षमता में अपने बच्चे को बनाया। तो इसके लिए मैं उनको बहुत मानती हूँ कि इतना साहस आज भी नहीं होगा लोगों को, बिना रिजर्वेशन के हम नहीं सोच सकते ट्रैवल करना। वो उस जमाने में जब फोन नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं, तब स्टीमर से वो, आप शायद ना समझ पाए, भागलपुर से पटना स्टीमर से आती थी और बेटा को छोड़ती थी कि वो नेतरहाट जाके बेटा स्कूल जा पाए। और उसमें बहुत सारा, कभी नाव छूट गई, कभी कुछ हुआ, बहुत सारा कुछ उन्होंने झेला। बाद में भी हस्बैंड के नहीं रहने पे भी उन्होंने बहुत सारा कुछ संघर्ष किया। तो मैं उनको, वैसे मैंने इसमें श्रद्धांजलि उनको दी है, तो इसका भी ये है। और छोटी बहन है चंदना, उससे भी मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मेरी दीदी है नूतन बाला, वो भी, बहुत सारे लोग हैं, मैं एक का नाम नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी आपने 3 कहा तो इतने लोग हैं। माँ भी हैं जो कभी बैठती नहीं है आज तक, टिल डेट वो दोपहर में भी कुछ ना कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई चलती रहेगी। और हम में भी उन्होंने यही डाला कि कभी खाली मत बैठ। तो ये सब इतने। जी, तो मैम आप खुद को 10 साल बाद राइटिंग की फील्ड में कहाँ देखना चाहती हैं? देखना तो ऊपर ही चाहूंगी, पर पता नहीं कहाँ तक पहुंच पाऊं, पर लोगों का प्यार मिलता रहे ये भी बहुत है। ओके मैम। क्योंकि मैंने लेट शुरू किया है, तो जहां तक भी जाए कोई खास ये नहीं है। ओके मैम। तो मैम क्या आप इस टाइम और भी फ्यूचर में और भी बुक्स पे काम कर रही हैं? अभी तो एक निकली है और बहुत खुश हूँ, लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। देखती हूँ, अभी थोड़ी लिखना तो शुरू किया, पर वैसा कोई सीरियसली अभी सोचा नहीं है। पहले इसको ही एंजॉय कर लेती हूँ। और आपका पब्लिकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, किताब राइटिंग को, जो हम लोगों को उत्साहित करते रहते हैं कि हम लिख पाए और छप भी जाए हमारी रचना। जी मैम। मैम आप, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश होने वाली है? मैं क्या बताऊं, अभी मेरा एक यहाँ फ्रेंड ग्रुप है, कई सारे हैं, जिसमें एक से मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ। तो हमारा छोटा छोटा मिलन होता रहता है, मोस्टली लेडीज ग्रुप है, लेकिन हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। तो जब मैं ये किताब लेकर के गई, तो जो यहाँ की ग्रुप की फाउंडर है, वो मेरे बगल में बैठ के अपने आंसू पोंछ रही थी। दीदी कितनी बड़ी बात है, आप अपनी बुक जो है साइन करके ऑटोग्राफ दे रहे हो। तो और इससे बड़ी और मैं क्या बात बताऊं। कि सब बहुत ही खुश थे और सबने हाथों हाथ लिया। कई लोगों ने अमेजन से भी मंगवाया और कई लोगों को मैंने पर्सनली भी दिया है, जिनको दिक्कत है ऑनलाइन बुक करने में सब में, तो पर्सनली भी भेजा है। ओके मैम। तो मैम उस टाइम आपको कैसा लग रहा था
कैसी वो प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी, क्या आप शब्दों में बता सकती हैं? नहीं, वर्णन करना संभव नहीं है। बताया तो मेरी मेरी फ्रेंड रो रही थी मेरे बगल में बैठ के खुशी से। तो मैं तो अपना क्या ही बताऊं। अभी हालांकि मैंने माँ को दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ को समर्पित किया मैंने, वहां गई तो उनको लेके आई। सब बहुत खुश है, पढ़ रहे हैं, बता भी रहे हैं मुझे कि कैसी लग रही है। तो और ये थोड़ा हटके भी है इसलिए कि कविता की काव्य संग्रह ज्यादा निकलते हैं। जी। तो अभी मैंने ये कहानी संग्रह निकाला है तो लोगों को ये भी अच्छा लग रहा है। ओके मैम। तो मैम आप इस इंटरव्यू के थ्रू यंग राइटर्स को जो लिखने की अभी शुरुआत ही कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग हूँ या नहीं, पर शुरुआत मैंने भी अभी की है, तो बस लिखना शुरू कीजिए। और क्या कैसे लिखने के लिए पहले, छपने के लिए पहले लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ते हैं तो फिर नए नए शब्द और नए नए मायने भी हमें मिलते हैं। तो पढ़ना और फिर लिखना शुरू कर सकते हैं। छपने की जल्दी मुझे भी नहीं थी, लेकिन हाँ, छप गया तो अच्छा लग रहा है। जी। पर लिखना अच्छा लगता है। ओके मैम। कुछ तो मैम मेरा लिया। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? जी, फेवरेट बुक में मैं बोल सकती हूँ, मैंने बहुत सारा ये पढ़ा हुआ है, प्रेमचंद और रेणु जी। मैं खासकर बोलूंगी फणीश्वर नाथ रेणु, क्योंकि उस क्षेत्र से आती हूँ और बचपन में उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो वो उनका जो है लोक जीवन को लेकर लिखना और समस्याओं को समझना, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे क्षेत्र की बातें करते थे तो खुद को रिलेट कर पाती जी। थी। इसलिए प्रेमचंद, रेणु, उसके बाद मैंने महादेवी को पढ़ा है, शिवानी जी को पढ़ा है, वो भी मुझे अच्छा लगता था। मैथिली में मैं नाम लेना चाहूंगी शेफालिका वर्मा जी को, मणिपद्म जी हैं। जी, मणिपद्म, ब्रज किशोर मणिपद्म, ये अब है, मतलब बहुत पहले थे, उनकी रचनाएं पढ़ी हैं। और हरिमोहन झा जी को पढ़ा है। हरिमोहन झा बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार, हास्य व्यंग के नाम क्षेत्र में उनका नाम है। उनके बोलते हैं उन्होंने ऐसा लिखा कि लोगों ने उसके लिए मैथिली भाषा सीखी। तो उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगी। जी। ओके मैम। तो और आपका मेरे नाना जी हैं। जी 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 जी, बताएं। जिन्होंने 18, जी मेरे नाना जी हैं महाकवि पंडित लालदास, जिन्होंने मैथिली में रामायण सीता को केंद्र में रख के मैथिली रामायण की रचना उनकी प्रमुख मानी जाती है। वैसे उन्होंने 18 ग्रंथ लिखे हैं। वाह जी। मैम, और अमेजिंग। ये उन्होंने 1900, जी जी, 1930-40 तक, शायद 65 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, और उसमें उन्होंने 18 ग्रंथ लिख डाले थे। तो जी। तो मैं आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? किताब राइटिंग पब्लिकेशन का मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा कि जब मैंने किताब की अपनी शीर्षक मैंने इसका दिया, फाटल कुहेस, तो उस समय किसी ने मुझे कहा कि नहीं, इस नाम से कोई बुक छप चुकी है तो फिर आईएसबीएन नंबर अगर मिल गया तो हम यूज नहीं कर सकते। जी। तो मैंने उनको कहा कि आप रुक जाओ 4 दिन, मैं पहले सर्च कर लेती हूँ और आप भी अपनी तरफ से देखिए। तो वो मान गए। वो बोले कि अगर आपको आईएसबीएन मिल चुका है तो इसका मतलब कि दूसरे को तो नहीं मिला होगा। मैंने कहा फिर भी मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगी, तो कुछ दिन आप रुक जाओ। फिर मैंने भी सर्च किया और लोगों ने भी, तो ऐसा कोई नाम नहीं था। तो मैं इसके लिए उनके पेशेंस की दाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी बात भी रखी। नहीं तो छपवा सकते थे, इंसिस्ट कर सकते थे कि कोई नहीं, मुझे आईएसबीएन मिल गया तो फिर ठीक है ना, आप कर सकते हैं ऐसा। पर मैंने कहा तो उन्होंने मेरी बात मानी। और मैंने जितने भी करेक्शन किए, बार बार मुझे ध्यान आता था। पहली बार था तो कभी ये पेज ध्यान आता था, कभी वो पेज में लगता था। तो वो करेक्शन भी उन्होंने सारी पहले उठाई है। तो बहुत ही अच्छे लोग मिले मुझे, ये मैं कहना चाहूंगी। ओके मैम। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपके बुक के लिए।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इंटरव्यू भी किया और बुक छपने का मौका भी दिया, इसके लिए। तो ठीक है, इसके साथ हम विदा ले लें अब। जी मैम, थैंक यू मैम।